वे कल ही फिलअप करके प्रॉपरली, कहीं डाउट आता तो पूछ लेना, लेकिन ये एग्जाम का फॉर्म का प्रॉपरली फिलअप करके इस वीक तक निपटा देना, ठीक, कल तक। ओके सर। ओके सर। हाँ, आप तब तक अपना पुराना लेक्चर रिवाइज करो, सर ज्वाइन कर रहे थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. राधे Good राधे evening. सर। Good evening, everyone. राधे राधे। और सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया? यस सर। सर ठीक ही है। ठीक है सर आप कैसे हो? ठीक ही है, मतलब ठीक है, ठीक ही है। मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक ही हो या ठीक ठीक है? ठीक ही है। ठीक ही है। ठीक ही है, सब जब बढ़िया तक है सर। एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ठीक ही है। नहीं, गुड इवनिंग सर। चलो अपन, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट वेट। गुड ठीक है, इवनिंग सर। लास्ट क्लास हमने एटम कुछ गुड बताया कि इवनिंग, सर गुड अभी? इवनिंग। नहीं, कुछ लास्ट नहीं क्लास बताया में मैंने एटम अभी। पूरा किया। हाँ, एटम कंप्लीट कर दिया था। यस नो, आज न्यूक्लियस पढ़ना है। क्या पढ़ना अपने को? न्यूक्लियस, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो यस जस्ट सर। वेट। 36 लोग आ ऐसा गए लग रहा हैं। है जितना 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 ज्यादा आगे जा रहे हैं उतना ज्यादा नीचे जा रहे हैं डीप में। ऐसा लग रहा है एटम जितना पढ़ा, ज्यादा आगे जा न्यूक्लियस रहे हो, उसके बाद बस। और क्या, एक और बच्चा फोटो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक। है ना? मतलब सर जैसे उसके हम कहने का लोग मतलब जितना है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, मतलब छोटी चीजों के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक बोल रहा। चलो। सर जो हायर स्टडीज भी होती है उसके अंदर भी हम बहुत एकदम वैसी चीज पढ़ते हैं ना, जैसे एटम्स का भी कोई सब पार्टिकल है तो उसका भी सब पार्टिकल का सब पार्टिकल पे डीप एटम का भी सब पार्टिकल है ना, लेप्टन है, बहुत सारा क्वांटम है ना, बहुत नहीं, सारा। क्वार्क्स पे भी बहुत सारे क्वार्क्स, रिसर्च होते हैं, उनके हाँ, भी बहुत भी अलग सारे अलग हैं डिफरेंट। रिसर्च। सही बोलो। चलो, उसमें सिर्फ ड्रॉपर्स थे, ठीक है। 39 बच्चे हो गए हैं, 12th प्लस ड्रॉपर दोनों है, ठीक है। हाँ। चलो, सभी लोग आ ही गए ऑलमोस्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। किससे स्टार्ट करेंगे हम? हेलो। न्यूक्लियस, ठीक है। सबको विजिबल है क्या? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है? ध्यान से सुनते हुए चलना। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड। सबको पता अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट, यस और नो? सबने सुना ना, यस अल्फा सर। पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल फेंका था, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए थे, मैक्सिमम बिना डेविएट होकर के गए थे, और लाखों में एक ऐसा था जो 100% 180 डिग्री से डेविएट हो गया था, यस और नो? तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला था कि हर एक एटम के सेंटर पे एक हेवी डेंसिटी वाला लोकेशन है जहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? आगे चल के उसी यस के सर। बारे में पता चला कि उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, एटम का जब डिस्कवरी हुआ तो आगे चल के उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, किसी भी एटम को, आपको याद होगा एटम को हम कैसे दिखाते थे? अभी तक हमने एटम के बारे में जो पढ़ा था, तो एटम का सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, XAZ, याद है ना? यस एक्स क्या होता था? उस एटम का नाम, यस और नो? ए होता था मास नंबर और जेड होता था एटॉमिक नंबर। एक्चुअली में ये एटम का रिप्रेजेंट नहीं होता था, ये न्यूक्लियस का रिप्रेजेंट होता था। किसका रिप्रेजेंट होता था? न्यूक्लियस का। बट वहां पे हम बताते नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे एटम ही का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा देते, यस और नो? बट ये एक्चुअली में किसका रिप्रेजेंटेशन है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस। हाँ, ये एक्स एलिमेंट जो है, एक्स एलिमेंट तो उसके न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम का, तो हीलियम के न्यूक्लियस को मैं ऐसे लिखूंगा। ये हीलियम के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, उसके न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे मान लो मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम का कितना होता पता है? मास नंबर 23। 23। 1123। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस है किसका? सोडियम का। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आई होप। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, यस और नो?
न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, उस एटम का नाम, ऊपर मास नंबर और नीचे जेड नंबर। ये सुनो, मास नंबर पता है आपको क्या होता है? न्यूक्लियस में आपको Yes, पता है किसी एटम का दो चीज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, इसको न्यूक्लियॉन सर, एक बोलते हैं। doubt। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बोलो ना। सर जैसे हीलियम है, तो हीलियम में ना वो होते हैं, उसके न्यूट्रॉन में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो वो बना है न्यूक्लियस। एटॉमिक मास वो 4 हो गया है ना, 2 + 2 4। हम्म, लेकिन यहाँ पे सोडियम में 11 है, तो 11 + 11 तो 22 होता है ना, 23 कैसे? बता वो एवरेज मास है। एवरेज मास है, ये मास नंबर है। एवरेज 22.9 कुछ होता है। हाँ, ऐसा कुछ आप पढ़ते हो ना, वो एवरेज एटॉमिक मास पढ़ते हैं, याद है? एवरेज एटॉमिक मास, है ना? यानी क्योंकि Yes, sir. सोडियम का आइसोटोप से बहुत सारा, सिर्फ सोडियम ही अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, सोडियम का बहुत सारा आइसोटोप से एग्जिस्ट करता है। ये सुनो, अलग अलग मास नंबर के। ये सुनो, आइसोटोप जान रहे हो ना, जिसका Yes, sir. एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। ये सुनो, एवरीवन। ऐसे क्लोरीन भी है। हाँ, वैसे बहुत सारा, तो क्लोरीन सबका की भी होता है। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है पॉइंट में आता है। ये सुनो, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो सबसे पहली बात करेंगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? उसमें हमने बात कर लिया कि ए क्या होता है? मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर, ये बात कर चुके हैं। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ यस प्रोटॉन सर। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस यानी न्यूट्रॉन। टोटल न्यूक्लियॉन। न्यूट्रॉन। ये क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ Total न्यूक्लियन। नंबर न्यूक्लियॉन्स, ठीक? जेड क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ Number of- इलेक्ट्रॉन। है ना? ए, हाँ नहीं, अगर आइसो, अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, तो हम क्या Yes, बोलेंगे? sir. जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रोटॉन। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं Yes, sir. बोलेंगे। क्लियर? सर, समझ में न्यूट्रॉन आएगा? यस सर। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड रिप्रेजेंट करता है, और ए माइनस और जेड क्या जैसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। होता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? Sir. बोलो, क्लियर है? हाँ बोलो। तो जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन कहते हैं, तो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल नंबर में होते हैं ना, तो हम दोनों कह सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ऐसा, ओके। ठीक है? ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज सेम, ठीक है? हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि अगर आइसोलेटेड, एक मिनट, आइसोलेटेड एटम होता, बात नहीं कर रहे, अगर आइसोलेटेड एटम होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम की बात करें, न्यूक्लियस की नहीं बात कर रहा हूं, तो अगर एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में चक्कर काट रहा होगा। ये सुनो, बट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? न्यूक्लियस पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? न्यूक्लियस पढ़ने वाले। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस और नो? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक? अब कुछ बातें जो बेसिक बात करेंगे, तो हमको पता है कि जो कंस्टिट्यूएंट है जिसको हम न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं, वो किससे बना? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, कलेक्टिवली नोन एज अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रिकल पार्टिकल, इट इज, है ना, किसके थ्रू? जे चैडविक्स। जे किसने चैडविक। खोज किया था? जे चैडविक। यस और नो? मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? सबको पता, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज अ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको किसने? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, बट क्या एक्सपेरिमेंटली, आइडियली हम ऐसा मान सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए? यस सर, इक्वली मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। है ना? और यही, इसी को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसी को हम आगे चल के बोलते हैं, सुनना मेरी बात, इसी को हम आगे चल के क्या बोलते हैं? जो मास ऑफ प्रोटॉन होता, mass of proton is equal to mass of neutron, and which is equal to 1.67 into 10 की पावर -27 kg। आगे चल के हम इसी को डिफाइन करते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? है ना? मास ऑफ कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग का जो मास होता है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? दिस इज AMU। हम बहुत छोटा मास कार्बन, है ना, कार्बन 12 ऐसी तो डिफाइन किया जाता ना, कार्बन 12 के 12th पार्ट जो होता है उसका जो वेट है। यस और नो? 1 AMU।
समझ में आ रहा सर है क्या? लेकिन हम और ये साइंटिस्ट ने कार्बन 12 क्यों चुना, मतलब उसका 1/12 क्यों किया? अबंडेंट क्योंकि नेचर में था। हाँ क्योंकि बोलो, सर क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना सर उसमें बराबर आ रहे थे, और बाकी जो इसके आइसोटोप्स हैं 14 और उसमें 13 अलग अलग, उसमें उसमें वो नहीं आ दोनों रहा हाँ बराबर नहीं आ था, रहे थे। इसीलिए वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ ओके गया। समझ में आ रहा है ओके क्या? सर वो क्लियर है। और कार्बन 12 ज्यादा एग्जिस्ट करता है अबंडेंट नेचर में, ठीक है, ओके तो ये भी बोल सकते हैं। तो 1 AMU जो होता है एग्जैक्टली, यानी मास को, छोटा मास है, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ मास है। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट इज SI यूनिट, यूनिट ऑफ मास क्या है ये? इज द यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ मास। जैसे यूनिट ऑफ केजी मास। होता है ना, जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, या सुनो, अगर बहुत छोटा मास मेजर करना है तो हम AMU में मेजर करते हैं ना। और 1 AMU इज नथिंग बट 1.67 into 10 की पावर -27 kg, और जो कि मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही है, और जो कि हम मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर बोल रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नो सर। नहीं? क्या और बात करना चाहिए हमें, आगे बढ़ना चाहिए? सर एक चीज आप बता आगे सकते बढ़- हैं, आगे बढ़ते हैं सर। कैसे था हाँ कि बोलो बोलो। प्रोटॉन कवर किया था, तो किया कैसे था, मतलब कोई ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था या कैसे? हाँ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, बेरिलियम पे अटैक करवाया था उन्होंने, है ना, अगर आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा, बट वो कोई काम का नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। एक्सपेरिमेंट आप पढ़ सकते हो, बट वो अभी कोई काम का नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं कर रहे ज्यादा। बट ये थोड़ा मोड़ा याद होना चाहिए कि ओके किसने कौन कौन क्या किया था। ये सुनो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जे जेम्स चैडविक, चैडविक। है जेम्स ना। चैडविक। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात सर मेरे टीचर नहीं बता है, रहे थे ठीक। ना कि आगे बढ़, हमने आज तक कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं है, हम मतलब ऐसे ही बात करते हैं, रियल लाइफ में देखा नहीं है। रियल लाइफ में कहाँ से देखोगे आप? जैसे रियल कभी लाइफ किसी ने में देखा नहीं आप है, एटम माइक्रोस्कोप को वगैरह देखे हो क्या? दिखता ही नहीं। हैव यू सीन द एटम? नो सर। नो, है ना। एटम का हमने एक काल्पनिक, मतलब हमने ये जरूर बता दिया कि देयर इज, हमने एक्सपेरिमेंटली कई एक्सपेरिमेंट किया, यस और नो, जिसको हमने वेरीफाई किया, ठीक है। यस समझ सर। में आ रहा है क्या? तो वैसे हम ये नहीं बोल सकते हमने इलेक्ट्रॉन को, अपने बीटा रे देखा है क्या? बीटा रे तो दिख ही जाता है ना, नो इलेक्ट्रॉन सर। का फ्लो होता है। बीटा रे अगर आप प्रेजेंस तो फील कर सकते हो ना उसमें एक्सपेरिमेंट करके, माइनस बीटा का फ्लो है तो ना, अल्फा कैथोड रे, सर एनोड रे। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते नहीं हैं? कर सकते आप, ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, जैसा ना, एनोड और नहीं कैथोड सर, सर पे। कहीं प्रैक्टिकल नहीं देखा। कैनाल नहीं किया एक्सपेरिमेंट। नहीं वो अलग। हाँ कई एक्सपेरिमेंट है ना ऐसा, जहां आप बीटा रे के बारे में पढ़ते हो, बीटा रे, जैसा नो, गामा रे। हेलो, मेरी यस आवाज सर। आ रही है? ठीक है। यस सर। तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं है, जो चीज काम का वहां पे बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन बात कर लिया हमने, है ना। अब यहाँ पे ये एटम, पहले हम लोग कैसे करते थे एटम का, लेकिन अब बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, उस एटम के न्यूक्लियस को, ठीक है, उस एटम के न्यूक्लियस को। यस और नो? A माइनस जेड क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात कर चुके हैं, इसमें और ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। आई होप सो। आगे बढ़े क्या? यस और नो? कोई सर दिक्कत वाली बात? Yes. हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है? अब एक चीज नो ध्यान से सर। सुनना, कोई, हाँ, कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है, कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। यस और नो? अब सोच के देखो, Yes, sir. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन। यस और नो? और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है या डायमीटर होता है, वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, सबको पता है क्या? 10 की ऑर्डर पावर 10 की पावर -10, -10 या 15, -15। -15 का होता है। यस और नो? इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं? फर्मी मीटर। इस ऑर्डर का होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूक्लियस का जो नो सर। डायमेंशन है, जो रेडियस होता है, वो 10 की पावर -15। अब सोच के देखो कि इलेक्ट्रोट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ऑलमोस्ट इतना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रोटॉन के बीच में हाईली रिपल्सिव फोर्स होगा? यस बहुत ज्यादा सर। रिपल्सिव फोर्स होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो इसकी वजह से न्यूक्लियस को तो टूट जाना चाहिए था, न्यूक्लियस को तो टूट जाना चाहिए था। ये दोनों तो दूर जा रहा ना, अनस्टेबल बना रहा है ना। क्या मेरी बात Yes, sir. सबको आ रही है आवाज?
बट Yes, sir. सर मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा बता सकते हैं दोबारा? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन क्या प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? सर Yes नहीं or no? लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाते हैं शायद तो। नहीं, रिपल्सिव लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर कूलर? सर नहीं उसमें लगाना। स्ट्रॉन्ग आना न्यूक्लियर चाहिए। फोर्स होता है इसलिए नहीं लगाता। हाँ सर वो हाँ, डोमिनेट Yes, करता sir. है तो Dominate. हाँ, ये तो डोमिनेट करता है, वो अलग बात है। इसीलिए तो हमने कहा बाद में आगे चल के कि चूंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत पास है, तो इनके बीच में हाईली रिपल्सिव फोर्स है, तो ये टूट जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, Nuclear स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर है ना? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्स है, यस और नो? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े क्या? तो हमने ये समझा कि भाई जो यहाँ पे जो न्यूक्लियर के जो स्टेबिलिटी है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यस और नो? अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये किसके किसके बीच में लगेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और और प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, के और बीच में भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, सबके बीच में लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और वो सेम तरीके से लगेगा। कैसा लगेगा? सेम तरीके से लगेगा। ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, है ना? और इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है? चार्ज से Charge. इंडिपेंडेंट। बोलो, क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े क्या? सर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट इज एक्सपोनेंशियली, न्यूक्लियर फोर्स आगे चल के देखेंगे, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और एक्सपोनेंशियल डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही ये इस रेंज से बाहर जाएगा तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसा फोर्स होता है? शॉर्ट रेंज। Short कोई range. दिक्कत वाली बात? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। किस पे बात करेंगे? साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर मैं न्यूक्लियस की साइज की बात करूं, किसकी बात करूं? न्यूक्लियस की साइज की। ध्यान से सुनना। तो जो न्यूक्लियस होता है उसको हम स्फेरिकल शेप मानते हैं, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका जो रेडियस होता है, किसका? न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का जो नंबर है उसका पावर 3, यस और नो? ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये? इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, यस और नो? द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3, इसके प्रोपोर्शनल होता है, यस और नो? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं R0। क्या बोलते हैं? R0, यस और नो? और R0 का जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली, ये होता है 1.2 10 की पावर -15 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? नहीं है। और इसको मैं बोल सकता हूँ 1.2 15 10 to the power -15 मीटर बोलते हैं फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या? तो जो रेडियस ऑफ द रेडियस होगा, यही तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस किससे बात करेंगे? रेडियस से बात करेंगे, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो जो रेडियस होगा किसी भी न्यूक्लियस का, दैट इज डिपेंड ऑन द मास नंबर। किस पे डिपेंड करेगा वो? मास नंबर पे डिपेंड करेगा। यस, कोई दिक्कत वाली बात? और हमें अगर मास नंबर पता है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1.2 into 10 की पावर -15 into a to the power 1/3। क्या हम रेडियस यूज कर सकते हैं? यानी कोई भी न्यूक्लियस होगा जिसका मास नंबर हमको पता है तो हम रेडियस आराम से लिख सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है सर अगर कोई भी एलिमेंट है जो मतलब जिसका मास नंबर ज्यादा है तो सर मतलब उसका न्यूक्लियस का साइज भी बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, साइज भी बड़ा होगा। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? साइज बड़ा होगा ना, रेडियस बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात? और हम स्फेरिकल शेप मान रहे हैं। कैसा मान रहे हैं न्यूक्लियस? स्फेरिकल शेप। कोई दिक्कत वाली बात? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। यस और नो? अब अगर ध्यान से समझोगे, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आपके पास दो एटम है, मान लो हमारे पास दो एटम है, एक है X1 जिसका मास नंबर था A1 और एक है X2 जिसका मास नंबर था A2। समझ में आया? तो अगर मैं इसका रेडियस R1 बोल रहा हूँ, इसका रेडियस R2 बोल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ R1/R2 इज A1
by A2 to the power 1 by 1/3. क्या हमें और बात करनी चाहिए? नो सर। नहीं सर। नो यस सर। सर। ठीक है, अब दूसरी बात जो हम करेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। यस सर। ठीक, किसी भी एटम के, मान लीजिए जनरल एटम ले लेते AXZ, ये जनरल एटम है, यस और नो। इसकी हम डेंसिटी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो हमको पता है कि ये जो XL न्यूक्लियस है, इसके पास कितना टोटल न्यूक्लियॉन है? A नंबर का न्यूक्लियॉन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है इसके पास? A है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अगर मैं बात करूं तो इसका जो मास होगा, डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। है ना? अब मास क्या होगा? तो चूंकि इसके न्यूक्लियस में क्या है, A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। अगर मैं हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास m बोल रहा हूँ, सेम मान रहा हूँ दोनों का मास, तो मैं बोल सकता हूँ इसके पास A-Z मास हो गया प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, प्लस Z इनटू मास हो गया न्यूट्रॉन का, यस और नो, डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या लिख देंगे? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। R का वैल्यू क्या लिखेंगे? R आर क्यूब का नॉट वैल्यू क्या लिखेंगे? आर नॉट ए आर नॉट और R नॉट क्यूब ए। A, यस और नो। अब अगर ध्यान से देखोगे, जब इसको सिंपलीफाई करोगे, क्या ये दोनों कट रहा है? यहाँ बना A, यस और नो, A इंटू M डिवाइडेड बाई इंटू 3 बाई 4 पाई R नॉट का क्यूब इंटू A। अब अगर ध्यान से देखो, ये भी तो यानी कि जो डेंसिटी हो गया कंप्लीटली कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट। यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, सबका डेंसिटी सेम होगा, अलग होगा? सेम होगा। नो मैटर वॉट एवर बी द मास नंबर, नो मैटर वॉट एवर बी द मास नंबर। अब आपको m का वैल्यू पता है कितना है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। आपको r पता है, R नॉट का वैल्यू पता है कितना है? यस सर, सॉरी कांस्टेंट। 1.2 इंटू 10 -15। अब सब वैल्यू पुट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 227 इंटू 10 की पावर 17 अप्रोक्सीमेटली kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत ज्यादा या बहुत कम है? सोच के देखो। बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर। 2 बहुत ज्यादा। सोचो अगर जो इसकी 2.3 डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ना? 7 इंटू 10 की पावर 17 2.3 आता है सर, मैंने बुक में देखा था ना, है ना? बहुत हाई डेंसिटी है, बहुत 17 लिखा था। पक्का? हाँ, 27 है, मेरे को याद है। एक बार आप चेक कर लीजिए एक बार। अरे कैलकुलेट कर लो ना, फटाफट चेक कर लो ना, वैल्यू रख करके, यहीं से तो पता चल जाएगा। कैलकुलेट करो करता हूँ सर, इतनी हाई कैलकुलेशन। कर लो। सर 2.3 है। 2.3 है, 2.7 है? सर 2.3 आ रहा है। 2.3 इंटू 10 की पावर 17 आ रहा है पक्का, या 16 आ रहा है? 18 आ रहा है, ये देखो 17 आ रहा है सर, 17 आ रहा है। सर सर 2.3 ऑर्डर into 10 की 10 पावर की power 17 ही है। 70 है। बुक में भी यही है 17 सर। ही है। हाँ सर। सर हाँ, तो ऑर्डर 10 की पावर 17 ही है। ऑर्डर में कोई नहीं है, बस वैल्यू है ना सर, 2.7 के जगह 2.3 होगा। हाँ ठीक है, 2.7 2.3 ये कहना चाह रहे हो कि इसके आसपास है, ये वैल्यू कहना चाह रहे हो? यस सर, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो डेंसिटी होगा दैट इज इक्वल टू, ठीक है कैलकुलेट कर लो, 2.3 या 2.7 जो भी है इंटू 10 की पावर 17, ये कहना चाह रहे हो ना? 17 सर, केजी ठीक है। मीटर क्यूब। हाँ। अब ये बहुत ज्यादा या बहुत कम है? चेक करो। बहुत ज्यादा। जो को बहुत ज्यादा सर। अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, जो एटम आपको दिख भी नहीं रहा उसका न्यूक्लियस, वो एटम भी नहीं, उसका न्यूक्लियस सोचो। एटम ही नहीं दिख रहा तो न्यूक्लियस कहाँ से दिखेगा? फिर भी उसका sir. डेंसिटी कितना ज्यादा है? सोचो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, याद है आपको? 1000 सर। kg per meter। One- 1 मीटर क्यूब स्पेस में इतना मास है, लेकिन अगर इसका 1 मीटर क्यूब लोगे तो 23 इंटू 10 की पावर 16 kg। समझ में आ रहा है क्या? बहुत हाई मास। बहुत पिक्यूलियर डेटा है या नहीं है? ये बहुत अजीब तरह का डेटा है, जो एटम आपको दिख नहीं रहा बट उसके न्यूक्लियस का डेंसिटी इतना हाई है। यस और नो?
दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम mass number and also constant for every atom and Yes, sir. constant For every nucleus. every nuclei. क्या मेरी बात समझ में आ रही? किसी भी एटम का तुम चेक करो, सबका यही आएगा, क्योंकि ये डेटा कांस्टेंट आया ना। बोलो Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात? Yes, sir. ये डेटा मास नंबर No, से sir. एक doubt आया था। ठीक है, बोलो और बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ R0 10 की पावर माइनस R0 15 हटा दीजिए। हाँ, R0 R0 में जो 10 की पावर माइनस 15 है, हाँ सर उसे इरेज कर दीजिए। हाँ 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 हाँ, ये फर्मी लिखा मैंने। ठीक है, क्लियर है? बोलो समझ में आया क्या? मुझे ना एक डाउट था बोलो। सर, वो वाली स्लाइड लगा देंगे आप, डेंसिटी वाली? हाँ सर, मैं इसमें क्या था, जैसे जो न्यूक्लिया है उसका डेंसिटी इतना है, तो सर अगर कोई मास की ज्यादा डेंसिटी होती है तो उसके वेट से भी कुछ रिलेशन होता है? नहीं, जिसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, मान लो डेंसिटी कुछ भी। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का सेम मटेरियल लेते हो, कितने वॉल्यूम का? 1 मीटर क्यूब का, तो उसका मास मीटर इतना आएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसका मास इतना आएगा Yes, अगर sir. सेम मटेरियल लेते हो तो। क्लियर है? दिस इज अ मास सर ऑफ मतलब 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल ना। डेंसिटी क्या तो बताता सर आपको? अगर मास ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल। तो जैसे सर वाटर इसका को मास आपने, से भी मान के चलिए, अगर मैंने इसका 1 टेबल स्पून ले लिया न्यूक्लिया और इसे हाँ तो पानी में उसका डाल वॉल्यूम दिया, निकालो तो तुम। तो आप वॉल्यूम निकालो ना, कितना आपने लिया? 1 टेबल स्पून में कितना वॉल्यूम है लेट्स न्यूक्लियस से का? सर मैंने 5 ग्राम ले लिया। अरे 5 ग्राम लिया तो उसका वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 1 मीटर क्यूब का है। हाँ समझ में आ रहा है बात? ये सर। वो जो न्यूक्लियस होगा तो ऐसा होगा ना कुछ, और क्लोजली पैक्ड भी मान ले तो कितने वॉल्यूम में वो है, वो आपको चेक करना होगा ना। अगर उतने वॉल्यूम का पूरा मटेरियल है, उतना न्यूक्लियस है, कंप्लीटली पैक्ड है, तो हम ये मानेंगे ऑलमोस्ट ठीक है, चलो पैक्ड है तो उतना वॉल्यूम का मटेरियल है, तो उसका मास कितना होगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस वॉल्यूम को। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो सर हमें जैसे अगर मान लो पता मैं चल जाएगा। वाटर ले रहा हूँ, हाँ वाटर अगर मैं चेक करूं तो मैं क्या करूंगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एक क्यूबॉइड बना दूंगा, यही हो जाएगा ना? अरे हाँ है ना? तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। सर इसमें अगर मैं पानी भरूंगा तो इसका मास कितना आएगा? 1000 kg आना चाहिए। यही मतलब हुआ ना। बोलो आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है, चलो एक सवाल देख लो फटाफट, एक सवाल सभी लोग देख लो एकदम। मेरे को ये बताओ, सवाल ये है, मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई are in ratio of 4:3. Their nuclear density will be in ratio, पूछा आपसे क्या रेशियो होगा? 1:1. 1:1. So 1:1. 1/4 to the power 1/3. C 1:1. Yes or no? D C ऑप्शन सर। 4 क्या आएगा? बोलिए। सर C ऑप्शन So सी। C option. D। किसी को कोई डाउट? मास से कोई लेना देना नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट होगा दोनों वॉल, चाहे कोई भी मटेरियल हो। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? न्यूक्लियस का जो Sir. डेंसिटी है वो कांस्टेंट आने वाला है। यस और नो? याद रहेगा आपको? चलिए अब आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास नंबर है। यस और नो? एटॉमिक मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ कार्बन
ये बेसिक बेसिक बात है, इसका वैल्यू इतना होता है, यस और नो, जो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, ये बता चुका हूं मैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस का टाइप। तो एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसमें प्रोटॉन नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम जेड, यस और नो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। दूसरा होता है आइसोबार, जिसका क्या सेम हो, मास नंबर, एटॉमिक मास। है ना। और तीसरा होता है आइसोटोन, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, क्या सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर है क्या सबको? बताइए। यस सर। अगर मैं यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन, जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूट्रियम भी बोलते हैं और ट्रिटियम भी बोलते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? हाइड्रोजन का अगर प्रोटियम देखोगे तो H11 है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? प्रोटॉन का नंबर कितना, 1 है। ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉन का नंबर कितना, 1 है। ट्रिटियम में भी प्रोटॉन का नंबर कितना, 1 है। समझ में आ रहा है क्या? सेम एटॉमिक मास नंबर है बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो, याद होना चाहिए सबको, क्लियर। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियर क्या होता है, अलग अलग आइसोटोप्स भी हो सकता है, यस और नो, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। आइसोबार होगा तो मास नंबर सेम होगा, क्लियर है, क्या सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, क्लियर है। एंड आइसोटोन होगा तो क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी ए माइनस जेड। क्या और बात करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? सर आगे। ठीक है, चलो। तो वही साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिया हमने। यस सर। अच्छा, Yes, वॉल्यूम sir. ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस का क्यूब के, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. तो क्या वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम Yes, इज sir. प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, और रेडियस का क्यूब, रेडियस इज नथिंग बट आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं, क्या वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, हायर द मास नंबर लार्जर विल बी द वॉल्यूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। तो अगर मान लो 2 एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, एक का मास नंबर A1 है और एक का मास नंबर A2 है, तो V1/V2 क्या आ जाएगा, A1/A2 आ जाएगा। जो रेशियो Yes, वॉल्यूम sir. का होगा वही रेशियो किसका होगा, मास नंबर का होगा, वॉल्यूम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है सबको? यस और नो, नोट Yes, करना है, sir. नोट करो तो आगे बढ़ेंगे। बोलो, अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइंस्टाइन ने ये बोला, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? आइंस्टाइन ने ये बोला कि मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यस और नो, वेयर m क्या, मास, c क्या, स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है। बहुत मतलब आप ये इक्वेशन कई बार सुने होंगे, इक्वल टू mc², बहुत फेमस इक्वेशन है, यस और। तो आइंस्टाइन ने ये बोला भाई कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बोला कि भाई देखिए, आप किसी गिवन मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, यस और नो। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं मास अगर 1 kg है, कितना kg है, 1 kg, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एनर्जी, सर मैंने मतलब कहीं पढ़ा था कि ये जो एनर्जी है, मतलब ये इज इक्वल टू mc², ये तो मतलब सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रखी है, मोमेंटम को 0 मान के। इसकी इक्वेशन तो पूरी बड़ी है, मतलब और भी है इसमें टर्म्स। बेटा तुमने क्या पढ़ा था तुमने, कि मोमेंटम को 0 मान करके ये लिया है? हाँ सर, ये बोल रहे हो? देखो, मतलब इसकी इक्वेशन थी रूट mc² प्लस p इंटू c का होल स्क्वायर। हाँ वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगा, जो मास के वजह से आएगा, मोमेंटम का वजह से नहीं आएगा, जो किसके वजह से आएगा, मास का जो पूरी इफेक्ट होगा, वो ये एनर्जी है। इसीलिए तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन बोल रहा है, क्योंकि एनर्जी 2 फॉर्म में हो सकता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो सकता है, बट ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म की एनर्जी की नहीं बात हो रही, इस मास का खुद की वजह से एनर्जी कितना आएगा उसकी बात हो रही है, क्लियर है? ओके सर। कि अगर मैं इस मास को डिस्ट्रॉय कर दूं तो मेरे को कितना एनर्जी मिलेगा, इसकी बात। अरे साउंड
म्यूट कर लो अपने आप को। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो दिस इज द एनर्जी रिलेटेड टू मास। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि पार्टिकल मूव कर रहा तो उसकी वजह से अलग बाकी सब क्या एनर्जी। बात समझ में आ रही है? निशा का माइक बंद अरे करो, म्यूट कर लो। बंद करो निशा। ठीक है, बोलो, समझ में आया ये एवरीवन? पहले तो हम खुद ही है। तुम्हारी दूध जल जाएगी। अरे बंद कर लो। कौन है उसको नहीं दे रखे। बोलो, ये बात समझ में आया आपको? अब ध्यान से समझो। जैसे मान लो 1 kg का मास है, आपसे पूछा जाए कितना एनर्जी रिलीज होगा अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं तो? हाउ मेनी एनर्जी, हाउ 9 मच into एनर्जी 10 आई कैन? 9 into 10 कैसे करें? 16 joule. पावर एक मिनट, 1 kg C square. इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, यही ना जूल? यही आएगा। सर। सबको इस साइड Yes, में sir. रखेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? यानी अगर मैं 1 kg मास को कन्वर्ट करना चाहूँ एनर्जी में तो मेरे को टोटल एनर्जी इतना मिलेगा। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या सर मैं इसमें और बात करना कंफ्यूजन है। चाहिए? आगे बढ़। सर आगे। सर इसमें कंफ्यूजन ये आ रही है कि इसके अंदर ना इन्होंने लाइट की स्पीड जोड़ दी है, तो एक तरह से लाइट हाँ की स्पीड पे तो कुछ ट्रेवल कर नहीं सकती, तो फिर ये तो बेटा, ये हाइपोथेसिस तुम हो गया। एक मिनट, तुमको कंफ्यूजन कुछ नहीं करना। तुमको ये समझना है कि ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिराइव करके दिया है ये इक्वेशन कि अगर आप m मास को खत्म कर दोगे तो कितना एनर्जी आपको मिलेगा, ये इन्होंने बोला है। दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू mc स्क्वायर। खत्म। समझ में तो आया? इसमें सी स्क्वायर का तो सर कुछ बोल ही नहीं होगा। ये तुम थोड़ी प्रूव कर सकते हो कहां से c स्क्वायर है, ये तो पूरा डेरिवेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? कि अगर मैं मास को कन्वर्ट करना चाहूँ एनर्जी को, या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूं कि 1 kg के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को कितना एनर्जी मिलेगा, तो इतना एनर्जी मिलेगा अगर मैं इसको पूरा पूरी एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये कैसे आया इसके बारे में नहीं सोचना है, ये आइंस्टाइन ने बता दिया है प्रूफ करके। यस और नो? हमें ये पढ़ना सर है इसमें ना एक चीज डालनी थी, जैसे क्योंकि एनिलेशन इसमें और बहुत पेयर सारी प्रोडक्शन चीजें होता आ है, जाएंगी। तो ठीक है, एनिलेशन क्योंकि और जो बहुत पेयर limited प्रोडक्शन है एक वो भी इक्वल टू एमसी पर फॉलो करते हैं। पेयर प्रोडक्शन में भी काफी चीज है, एनिलेशन है, पेयर एनिलेशन है, पेयर प्रोडक्शन है। यस और नो? तो वो सब चीजें, जी कई सर। चीजें इसमें आएगी। तो ये आप बहुत एक लिमिटेड दायरा पर, न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा दायरा है। अब कई न्यू अभी डिस्कवरी हो रही है। बात समझ रहे हो क्या? हमारे पास कुछ लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन है, हमें ये पढ़ना है। पहले हम इसको समझेंगे फिर डिटेल में आगे बात करेंगे, मतलब आगे जब हम इसकी स्टडी करेंगे न्यूक्लियस की। आई होप सो मेरी बात, आप इस चैप्टर का जो पर्पस है वो समझो। हम ये थोड़ी बोल सकते कि E इक्वल टू mc स्क्वायर कैसे आया सर। ये आया होगा कोई ना कोई एनर्जी का, जैसे उसने बोला ना एक इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है एनर्जी का मोमेंटम के साथ। या जानो P को 0 रख दोगे तो E का वैल्यू mc स्क्वायर आएगा। P को 0 रख दे क्योंकि मास के पास दो तरह से एनर्जी हो सकता है, एक तो उसका खुद का इंटरनल एनर्जी और एक उसके मोमेंटम की वजह से काइनेटिक एनर्जी। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हो उस मास के वजह से जो एनर्जी है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? यस सर। यस और नो एवरीवन? अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बातें जो बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो हम जनरली मास किस में रखते हैं? हम छोटा छोटा मास लेंगे। कैसा मास लेंगे? छोटा मास, केजी में नहीं। MU. तो हम मास किस में रखते हैं? एएमयू में। यस और नो? MU. अगर मेरे से बोला जाए एएमयू का मास है तो बताओ एक एएमयू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये काम का एनर्जी आपका। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो हम एक एएमयू को कितना लिख सकते हैं? 1.67 इंटू 10 की पावर minus 27 kg. 27 kg। तो अब मेरा सवाल है कि अगर मैं एक एएमयू को बताओ, अगर मैं खत्म करूं मेरे को कितना एनर्जी मिलेगा? कैलकुलेट करो एवरीवन। Sir 144 picojoule. 15 into 10 की पावर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E इक्वल टू mc स्क्वायर, यही होता ना? कोई दिक्कत वाली बात? m का वैल्यू कितना रखा? 1.6 इंटू 10 की पावर -27। c का वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, यही ना? ये बात जूल में, लेकिन मेरे को जूल में नहीं चाहिए, मेरे को किसे चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। समझ में? ये कैलकुलेट करो, ये आएगा आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करो, चेक करो।
सर यानी लेकिन अगर आपको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक, क्यों जूल में क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे, ऐसा क्यों सर ठीक वैसे? है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, बहुत छोटा छोटा एनर्जी है। जूल में तो जूल बहुत बड़ा है ना, मेगा एक जूल में कितना, में आएगा। हाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ या ना बोलो ना, मेगा का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर, हाँ हाँ सर समझ गए। है ना। तो इसको थोड़ा सा आसान कर ले। अब ये पॉइंट वाला रखने से अच्छा है कि इसको मैं 930 कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ताकि सर आराम से निकाल पाए। सर हाँ या ना। तो वैसे तो 900 ही आ रहा है। तुमने 1.67 नहीं लिया होगा, 930 आएगा, ठीक से कैलकुलेट कर, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। ये देखो 1.67 और ये 1.6 को तुमने यहाँ से उड़ा दिया होगा, थोड़ा आसान हो गया होगा कैलकुलेशन, यस और नो। अरे Yes, बोलो। मेरा ये 9.3 के पास आया। हाँ 9.3 इतना आएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना यहाँ पे, अरे आसान करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बातें, कि यानी अगर मैं 1 एमयू को डिस्ट्रॉय करूं तो मेरे को कितना एनर्जी मिलेगा? 1 एमयू को डिस्ट्रॉय करने पे मेरे को 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिलेगा, अगर मैं 1 एमयू को क्या कर दूं, डिस्ट्रॉय। क्लियर है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब एक चीज समझना, कोई एक एटम है जिसका सिंबल ऐसा है, एक्चुअल में ये किसका सिंबल है, एटम का या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का बट हमने पढ़ा ऐसे ही एटम का पहले इनिशियली, ऐसे ही तो पढ़ा था इनिशियली, यस सर। हाँ या ना। यस अब सर। अगर मान लो ये एक्स एटम है, ध्यान से सुनना, तो इसमें ए क्या है, मास नंबर, और जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक। अगर मैं मास नंबर को ग्राम में लिख दूं तो ये क्या होगा? अगर मैं मास नंबर को ग्राम में लिख दूं तो ये क्या बताएगा हमको? सर मोलर ग्राम मास। एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स एटम। समझ में आया क्या? यस सर। अगर मैं मास नंबर को ग्राम में लिख दूं, दैट विल गिव मी द 1 मोल ऑफ द एटम, मास ऑफ 1 मोल। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। और इसी को अगर मैं एम्यू में लिख दूं, आपने पढ़ा ना केमिस्ट्री, तो ये एक एटम का मास होगा, मास ऑफ 1 एटम। यस नो? यस सर। सर अभी आपने क्या समझ बता में आया दिया, क्या? मैं न्यू हो गया था। एक मिनट, आपने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे मान लो हीलियम है, तो अगर मैं हीलियम का 4 ग्राम लूं तो क्या मतलब हुआ, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम है। 1 मोल है। अरे हाँ या ना बोलो, 1 मोल ऑफ हीलियम। और अगर मैं 4 एमयू लिखूं तो ये किसका मास है, मास ऑफ एटम 1 ऑफ हीलियम। क्लियर है? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसमें आई होप सो मेरे को ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है। अरे बोलो। यस सर। सर अगर ग्राम कोई और एलिमेंट एम ऐसे में क्या लिखा हुआ उसको, रिलेशन है? पावर का 10 की पावर का कोई रिलेशन है? तुमने किया ना, एक एमयू में होता 1.6 इंटू 10 की पावर -27 केजी, केजी को लिख दो ग्राम में, ये समझ गया। कन्वर्ट हो गया ना वो। समझ में यस आया? सर। बोलो, क्या हमें यस और सर। बात करना चाहिए इस बात पे? नहीं तो सर। अगर मैं 4 ग्राम लिखूंगा, तो यानी कि अगर कोई 1 ग्राम लिख रहा है, तो 1 ग्राम मास नंबर को ग्राम में लिख रहा है, तो किसका मास है वो? 1 मोल का मास है। एक मोल और का अगर एक को एमयू में लिख रहा है, तो वो किसका मास है? 1 एटम का मास है। क्लियर है? क्लियर है? एक्चुअली में वो एक यस एटम सर नहीं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, यस न्यूक्लियस सर। है। क्या हमें और बात करना चाहिए, आगे बढ़े? समझ में आया क्या? यस यस सर सर। क्लियर? चलो, ये बातें आपको समझ में आएगी। चलिए, अब थोड़ा सा और चीजें समझना, ध्यान से, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक टर्म आता है मास डिफेक्ट। किसकी बात करेंगे हम? मास डिफेक्ट। इसमें जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो हमने पढ़ा था, m into c स्क्वायर, एक्चुअली में ये डेल्टा m था। क्या था ये? डेल्टा m।
जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो ये डेल्टा एम होता मास डिफेक्ट। क्या होता है ये? मास मास डिफेक्ट। डिफेक्ट है, ये मास ही, बट ये मास डिफेक्ट है। क्या बताता है ये? ध्यान से सुनना। ये बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाला। मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ नहीं, अभी होने वाला, ठीक है। उस समय सिस्टम का मास था m1। कितना मास था? m1। रिएक्शन हुआ, मास कन्वर्ट होके m2 हो गया, ठीक। और कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। जनरली प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट उसका मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम है जनरली, तो डेल्टा एम हो जाएगा मास डिफेक्ट। जो मास गया वो गया कहाँ? एनर्जी के फॉर्म में गया। कहाँ गया? एनर्जी के फॉर्म में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और इसको मैं m2 माइनस m1 बोलूंगा, m1 माइनस m2 बोलूंगा, यस और नो। और जो एनर्जी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज हुआ, डेल्टा क्यू, आगे चल के इसको क्यू वैल्यू बोलूंगा ऑफ द रिएक्शन। तो जो डेल्टा क्यू होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बोलिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास चेंज होता दोबारा है। समझा दो ये। हाँ, फिर से समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है जिसका मास है m1 रिएक्शन होने से पहले, और रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, मास टोटल हो गया m2, तो मास में चेंज आ गया। अब मान लो m1 m2 से ज्यादा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है m2 से, तो जो मास डिफेक्ट, मास जो गायब हुआ वो कहाँ गया? वो कितना मास गायब हुआ? m1 माइनस m2 गायब हुआ। इसी को बोलेंगे मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। मास। अब इतना मास गया कहाँ? तो इतना मास बेसिकली कहाँ चला गया? एनर्जी के फॉर्म में चला गया। कहाँ चला गया? एनर्जी के फॉर्म। समझ में आया? तो इन द न्यूक्लियर Yes, sir. रिएक्शन मास का कन्वर्जन दिखता है एनर्जी में, बाकी किसी रिएक्शन में इतना दिखता नहीं है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज शो हो जाता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मास डिफेक्ट को समझने के लिए दो मास हमें पता होना चाहिए। एक होता है जो दिया हुआ होता है, यस और नो। ध्यान से सुनना क्या होता है मास डिफेक्ट को। और इतना बात समझ में आया कि आपको इसमें और बात करना चाहिए Yes, या यहाँ sir. तक क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो हमको ना एक न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे को ना एक न्यूक्लियस बनाना। क्या बनाना? न्यूक्लियस। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एलिमेंट है जिसका है और मास नंबर 20 और एटॉमिक नंबर है 15, सपोज करो। तो इस एलिमेंट में कितना न्यूट्रॉन है ये बताओ? 5। 5 5 प्रोटॉन 15 15। 15। ठीक, यही हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका अगर न्यूक्लियस बनाना है तो सोचो, ये जो प्रोटॉन होगा ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ होगा, और ये न्यूट्रॉन भी इनफाइनाइट पे रखा होगा, यस और नो। अब जब Yes, हम sir. इसको उठा करके पास लाएंगे और फाइनली न्यूक्लियस बनाएंगे, तो हमने ये देखा कि जो अलग इनका मास था, मान लो जब न्यूक्लियस नहीं बना था, जब मैं इंडिविजुअली मास को मेजर करूं तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 5 न्यूट्रॉन का मास था, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 15, यही टोटल मास होगा। Yes, एक्चुअली में sir. थ्योरेटिकली यही मास होना चाहिए था, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मास। क्या बोलते हैं? Yes, sir. थ्योरेटिकल Theoretical. बस। बट एक्चुअल जो मास आता है, मतलब जो मास प्रैक्टिकली हमें अचीव होता है बनाने के बाद, जब हम इससे बनाते हैं तो केमिकल रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, यस और नो, और फाइनली ये बनता है, यस और नो। तो ये हो जाता है, ये था थ्योरेटिकल मास और ये था प्रैक्टिकल मास, यस और नो, जो आता है बन करके। ठीक, समझ में आया क्या? और इन दोनों में Yes, sir. डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस आया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, और इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट। क्या बोल रहे हैं? मास डिफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? और ये जो डिफरेंस है ये बिकॉज, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पे एनर्जी का रिलीज हुआ। किसका रिलीज हुआ? एनर्जी का रिलीज हुआ। अब ये एनर्जी आया कहाँ से? तो इसी मास डिफेक्ट के वजह से आया। किसकी वजह से आया? इसी मास डिफेक्ट की वजह से आया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर है क्या? सर
यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। तो जब भी न्यूक्लियस बनेगा तो न्यूक्लियस बनने में एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। समझ में आ रहा है? एनर्जी रिलीज होगा। और अगर हाँ एनर्जी रिलीज होगा, अब एनर्जी रिलीज होगा तो वो जो रिलीज एनर्जी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होगा? बनने से पहले जो मास था न्यूक्लियस का थियोरेटिकल, बनने के बाद जो मास था प्रैक्टिकल, उन दोनों का डिफरेंस। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं डेल्टा ई की बात करूं, यानी डेल्टा क्यू की बात करूं, तो अगर मैं इसको एमयू में रखूंगा, किसको? एमयू में। डेल्टा एम को किस में रखूंगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। हमें पता ना एक एमयू के करस्पॉन्डिंग कितना मास आता है? एक एमयू के करस्पॉन्डिंग मास आ जाता है, एनर्जी आ जाता है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आता ना? यस कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या मैं बोल दूं, अगर मैं डेल्टा एम को एमयू में रखूंगा तो ये हो जाएगा 930 इंटू डेल्टा एम एमयू में। इतनी ही तो एनर्जी रिलीज होगा। यस अरे सर। हाँ है ना? समझ में आ रहा है क्या? बार बार हमको सी को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये आंसर किस में आएगा? अगर मैं एमयू में रखूंगा तो ये आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलिए, और बात करने का जरूरत? क्लियर है क्या यस सर। एवरीवन? यस सर। ठीक, आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। बताइए, और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? मास डिफेक्ट कुछ कुछ समझ में है? अगर मास डिफेक्ट में डेल्टा एम एएमयू में तो डायरेक्ट मैं एनर्जी रिलीज निकाल सकता हूँ। 930 इंटू डेल्टा एम एएमयू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगा। अरे हाँ है ना? बोलो। यस जैसे मैं सर। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो, मान लो एक प्रोडक्ट है ए जिसका मास है 3 AMU। कितना है? 3 AMU। रिएक्ट किया बी से, इसका मास था 2 AMU बिफोर रिएक्शन, है ना? एक प्रोडक्ट बना सी जिसका मास आया 4.47 AMU। आपसे बोला कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। आपसे बोला पहले फाइंड मास डिफेक्ट, एंड दूसरा है तो 5 में तो माइनस कर देंगे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन। सर 0.53 एमयू। यस सर। एवरीवन? सर एनर्जी है 492.9। यस सर, एग्जैक्टली मेरा भी यही आ रहा है। हाँ, बाकी लोग जल्दी करो। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दें। ठीक है सर, आगे करो। क्लियर है ये? यस सर। चलो जल्दी बताओ क्या Yes, आएगा sir. आंसर। पहली बात है, हमसे बोला गया ये रिएक्शन हो, तो रिएक्शन होने से पहले टोटल मास क्या था रिएक्टेंट का? टोटल मास था रिएक्टेंट का 5 AMU। 5 5 AMU। AMU। 5 था, 5 तो AMU। प्रोडक्ट का मास क्या बना? 4.47। तो भाई जो लॉस 0.5 हो गया कहाँ? मास डिफेक्ट हो गया। 53 एमयू। 0.53 AMU। अब 0.53 AMU के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना हो गया? 930 इंटू 533/100, 0.53। है ना? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आंसर। क्लियर है? क्या कर रहे हो? म्यूट कर लो। क्लियर है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। अभी ठीक है मेरी ये वॉइस? यस सर। अरे बोलो, क्लियर है सर सर। क्लियर आ रही है। बोलो बोलो बोलो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक और टर्म आता बाइंडिंग एनर्जी। किसकी बात करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी, Binding ठीक है? पहले हाँ, पहले समझना बाइंडिंग एनर्जी है क्या।
देखो कोई भी न्यूक्लियस, जैसे एक एटम है AZ, इसका न्यूक्लियस बनाने के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए था? इसका न्यूक्लियस बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए था A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होना चाहिए था, यस और सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए था। यस और नो? बन करके हमको मिला न्यूक्लियस AZ, यही मिला ना? अरे हाँ है ना? क्लियर है? अरे यस ये सर। न्यूक्लियस आइसोलेटेड था, इतना न्यूट्रॉन और इतना प्रोटॉन, फाइनली दोनों को मिलाकर के ये बना ना? अरे हाँ या ना बोलो? तो मास डिफेक्ट क्या है? यस मास सर। डिफेक्ट आया इस रिएक्शन का, मास डिफेक्ट आया A-Z Mn प्लस Z Mp, ये वह एक्सपेरिमेंटल बिफोर रिएक्शन माइनस न्यूक्लियस का मास, मास ऑफ द न्यूक्लियस। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं अरे हाँ या ना बोलो ना? ये मास ऑफ द न्यूक्लियस को mx से Yes. लिख दे रहा हूँ, तो यही तो आएगा मास डिफेक्ट। अरे यही आएगा ना, बोलो ना यार? ये यस Yes, यस सर। और नो? जनरली न्यूक्लियस बनने से पहले जो मास होता है वो ज्यादा होता है न्यूक्लियस बनने के मास का, ठीक है? तो इसका मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ। और डेल्टा क्यू कितना आया? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या फिर 930 इंटू डेल्टा एम इन AMU। अरे हाँ या ना बोलो ना? Yes सर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से सुनना, Yes. ध्यान से सुनना। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस न्यूक्लियन को बनाता हूं, इस न्यूक्लियस को बनाता हूं और दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इन्फिनिटी पे रखता हूं, और मैं पास ला करके इनको बनाता हूं, तो जब मैं पास ला रहा था तो ड्यू टू इंट्रैक्शन फोर्स देयर इज अ लॉस ऑफ मास, देयर इज अ लॉस ऑफ मास, जिसके वजह से एनर्जी का रिलीज हुआ। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? ये कहलाएगा बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन समझना क्या होगा। इसी को उल्टा तरीके से हम ये बोलते कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस मेरे पास होता बना हुआ पहले से, और मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी दे देता, तो क्या हो जाता? ये सब सेपरेट हो जाता। क्या हो जाता? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बढ़ जाता। समझ में आया? Yes न्यूट्रॉन सर। और प्रोटॉन में था जुड़ा, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। अगर मैं इनिशियली इस बना हुआ था और इतना एनर्जी दे देता, तो ये सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग कर देता एक दूसरे से। यस और नो? तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होता है? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आइसोलेटेड the nucleons from nucleus। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि हर न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए कितना एनर्जी न्यूक्लियस को देना पड़ेगा, न्यूक्लियस को, सच दैट कि सारा न्यूक्लियस आइसोलेटेड हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया? क्लियर? Yes और सर। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये बता दिया मैंने यहाँ पे आपको, कैलकुलेट करेंगे, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, समझ में आया? अब Yes यहीं पे सर। ये लिखा हो, देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। कोई दिक्कत वाली बात? और ईबी, डेल्टा ईबी बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यूमेरिकली इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास डिफेक्ट। यस और नो? और इक्वल टू द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इट दे फॉर्म। ठीक है? क्लियर है? यही बात मैंने यहाँ पे समझाया। यस और नो? अरे हाँ या ना बोलो ना? सर एक Yes, चीज sir. पूछनी थी। बोलो बोलो बोलो। सर जैसे हम एनर्जी मतलब जब इनको पास में लाते हैं तो मास मतलब मास डिफेक्ट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो सर जब हमको एनर्जी देते तो मास वापस आ जाता है या ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। यही तो बता रहा हूँ, ये बताया ना आइंस्टाइन ने, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है तो सर। जब आपने इसको एनर्जी दिया तो वापस इसके पास आ गया, वो जो एनर्जी दिया आपने वो मास में कन्वर्ट हो गया, वापस आ गया, और ये दोनों अलग हो गए, स्प्लिट हो गए। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। नहीं है।
क्लियर। अब एक चीज समझना इंपॉर्टेंट बात, अब सोचो मान लो एक एटम मैं ले रहा हूँ x1 जिसका मास नंबर a1 है और एटॉमिक नंबर z1 है, और एक एटम लिया x2 जिसका मास नंबर a2 है, एटॉमिक नंबर z2 है। ठीक, अगर मैं बोलूं इसका बाइंडिंग एनर्जी है EB1 और इसका बाइंडिंग एनर्जी है EB2, तो मेरे को बताओ स्टेबल कौन ज्यादा होगा, हु इज मोर स्टेबल? तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ बताओ बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर दोनों ही जिसकी बाइंडिंग जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, अच्छा सोचो, अच्छा एक मिनट, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा या यस आसान सर, होगा? डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा। ये सुनो, तो अब तुमको difficult पहली होगा। बार में ये लगेगा कि स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है, बट बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कोई भी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। क्योंकि सोचो अगर मान लो किसी के पास 16 न्यूक्लियॉन्स है और इसका बाइंडिंग एनर्जी मान लो 100 है या मान लो 160 है, यस और नो, 160 यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वोल्ट कितना हो गया? 10। अरे है ना, बट अगर कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसके पास 200 बाइंडिंग एनर्जी, जिसका 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट इसके पास मान लो 25 है, कितना है? 25 न्यूक्लियॉन है, ठीक है, तो इसका बाइंडिंग पर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। है ना? अब इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी Yes, से sir. स्टेबिलिटी नहीं डिफाइंड होगा न्यूक्लियस का, किससे डिफाइंड होगा? Binding बाइंडिंग energy एनर्जी, per nucleon. nucleon. है ना? द एटम दोज, लिख लो, द एटम दोज हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर स्टेबल। द एटम, द न्यूक्लियस, एटम नहीं बोलना चाहिए, द न्यूक्लियस सर ए तो वो होता है ना मास एटॉमिक नंबर, मास, मास नंबर, तो न्यूक्लियन टोटल कहाँ नंबर, से होगी? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मास नंबर ही तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। E इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बता रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो न्यूक्लियन है। देन द न्यूक्लियन हैविंग हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है क्या? यस क्या हमें सर। और बात करना चाहिए? क्लियर है क्या? बोलो एवरीवन। यहीं तक रखें क्या? अगले क्लास में Yes, sir. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। Yes, sir. यस सर। सर पी चलो, वाई क्यूज चलो। भी करा दिया करो। ठीक है ठीक है, चलो कोशिश करेंगे PYQ भी कर ले हम लोग साथ साथ। ओके सर, ओके, गुड नाइट। हैप्पी नाइट सर। गुड नाइट सर। सर डाउट Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। राइट सर। हाँ बोलो, सर डाउट ले लो डाउट। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है बोलो। एक सेकंड। सर मास इफेक्ट में ये पूछना था मुझे। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या पूछना बताओ। सर मास इफेक्ट जो है तो मास इफेक्ट अपना भी होता है क्या? जैसे हमारा जो वेट आता है तो उसमें भी डिफेक्ट ये आता होगा ये हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये डिफेक्ट आपका लॉस होता है एनर्जी का फैट में। मास डिफेक्ट आपको बड़े लार्ज स्केल पे नहीं दिखेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये बहुत माइक्रो लेवल पे दिखेगा, लार्ज स्केल पे नहीं दिखेगा। और ठीक है। सर ठीक है। और सर दूसरा ये था कि जैसे हाँ कोई भी अगर चीज है सर वो जितना भारी होती है उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होता है। उसी तरह सर न्यूक्लियस जो है वो तो बहुत भारी होता है। नहीं तो नहीं सर नहीं नहीं उसकी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो जितना भारी होता है उसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है ये नहीं कह सकते हम। जो जितना भारी होता वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ भारी पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा डेंसिटी डिपेंड वॉल्यूम ऑन क्या मास एंड वॉल्यूम बोथ, ना कि सिर्फ मास। ये है? तो बात अगर समझ उसका में आ रहा है क्या? वॉल्यूम भी ज्यादा है, हाँ उसका वॉल्यूम मान भी लो मान लीजिए भार ज्यादा है बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा, तो हो सकता है डेंसिटी कम आ जाए।
रेशियो है ना तो सर डेंसिटी। जैसे क्या है, तो न्यूक्लियर आपने जैसे बताया था, तो अगर मैंने न्यूक्लियर जो है वो ज्यादा ले लिया और उसका हमें पता है डेंसिटी ज्यादा ही है और हमने ज्यादा हाँ क्वांटिटी में ले लिया, तो मास भी ज्यादा आएगा ज्यादा फिर तो। क्वांटिटी, तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको पता है कि एटम का साइज ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो आप वॉल्यूम निकालो। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला लाइन समझ नहीं आया सर। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ज्यादा ले लिया, ज्यादा ले लिए का मतलब क्या है, ज्यादा ले लिए से वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम मान के चलिए सर, मैंने लिया जैसे 4000 मीटर क्यूब ले देखो लिया। मैं ये एक सुनो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बता दे रहा हूँ तुमको। देखो 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 देखो, ये दिख रहा है क्या स्लाइड आपको? ये पुराना स्लाइड, एक सेकंड, स्लाइड कहाँ गया वो? तो वहीं पे है, लेकिन वो थोड़ा दूसरा चीज दिखा रहा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको ना। हाँ 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 हाँ। अभी दिख रहा है क्या? देखो तो। दिख तो रहा है सर, लेकिन कुछ और है। अच्छा एक सेकंड इसमें कुछ और दिख रहा है, कुछ उटपटांग सी चीज़ है। आप दिख इधर रहा है, अभी देखिए दिख रहा है। अब आप ध्यान दिख से रहा है, देखो, पूरा दिख मान लो तुमने, सुनो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, देख लो। मान लो तुमने बोला कि 10 केजी है, कितना केजी है? 10 केजी है, बट वॉल्यूम ले लिया तुमने 100 मीटर क्यूब, तो कितना डेंसिटी आ जाएगा? डिवाइड कर दोगे कितना सर, एक डेंसिटी आ 10 कट जाएगा? जाएगा, 0.1 केजी पर मीटर। 0.1। ये सुनो, और दूसरी बार में तुमने लिया 10 केजी बट वॉल्यूम बहुत छोटा कर दिया। मान लो तुमने वॉल्यूम कर दिया 1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी कितना आ जाएगा? 10 केजी मीटर क्यूब। ये सुनो, तो अब जो एटम धन्यवाद भाई, होता अपना माइक है, ऑफ कर लेना। हाँ अब जो एटम, मैं आपके राजीव जी से बिल्कुल बात धन्यवाद नहीं भाई, कराऊंगा, अपना माइक मैं ऑफ कर सिर्फ लेना। डैडी जी से बात करूंगा। चलो आप अरे यार, वही चल रहा है। चलो समझ में आया क्या? देखो अब यहाँ पे देखो देखो मैं बता रहा हूँ, तो अब देखो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना कि आपने वॉल्यूम सर कितना कुछ लिया, और सिर्फ दिखेगा, मास पे आपकी स्लाइड दिख रही। अब मैं अब बोला दिखिए मास दिखिए। पे सिर्फ नहीं डिपेंड करता तुमको कि डेंसिटी हाँ, कितना भारी, कितना भी हल्का, कितना वॉल्यूम कितना लोगे उस पर डिपेंड करेगा। अब चूंकि एटम का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यू है, एक एटम का वॉल्यूम, एक न्यूक्लियस का अगर तुम देखोगे तो, और आर तुमको पता ही है, ठीक है। यस और नो? हाँ, तो बट आपको यस। वॉल्यूम टोटल निकालना पड़ेगा ना, और ये स्पेरिकल शेप का, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको आप कितना वॉल्यूम में लोगे, कितना आप एटम लोगे, कितना वॉल्यूम आएगा? अब ये एकदम क्लोजली पैक भी तुम मान लो इसको, तो भी तुम कितना वॉल्यूम लोगे ये बताओ ना। अब तुम मान लो कुछ भी लेते हो, मान लो तुमने ले लिया 10 तो सर मीटर वो, क्यूब का, हाँ, या तो तुमने एटम से 1 तो पूरा मीटर एक क्यूब का ये ऑब्जेक्ट ले बन लिया, जाएगा। तो सोचो तुम अगर तुम इसको पूरा भी फिल कर दोगे तो बहुत सारा आइटम आ जाएगा इसमें, ये अनगिनत है और 1 फिर मीटर वो क्यूब सर का एक पूरा वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट बना देगा उसका ना, मास जैसे निकाल के ऑब्जेक्ट। वैसे निकालो तो भी एवरेज डेंसिटी वही आएगा, अलग नहीं आएगा, हाँ, है ना? सही समझ में आ रहा है क्या? अगर है। यस यस। कंप्लीटली और मटेरियल सर हो, जैसे जैसे सिंपल सा ये बात करो, हाँ मान लो तुमने एक जग में, एक तालाब में पानी भरा हुआ है, ऐसे समझो, हाँ, तो तुम पूरे तालाब का डेंसिटी देखोगे वो भी 1000 केजी पर मीटर क्यूब आएगा, या फिर उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लो उसका डेंसिटी देखो तो भी वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ अच्छा रही है? सर, क्योंकि लेकिन पूरे डेंसिटी तालाब का तो यूनिफॉर्म, वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। पूरे तालाब, अरे मास ज्यादा बट वॉल्यूम भी तो ज्यादा है। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? डेंसिटी सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, मास बाय वॉल्यूम के रेशियो पे। क्लियर है? सर लेकिन वो ठीक जो है। आपने बताया, जैसे एक गिलास से पानी निकाल लिया, तो उसमें तो वॉल्यूम हाँ, कम हो गया, लेकिन जो तालाब है, तालाब का तो वॉल्यूम ज्यादा है ना। अरे तो तालाब का वॉल्यूम ज्यादा तो तालाब का मास भी तो ज्यादा है वाटर हाँ, का, ठीक है। तो मास बाय अच्छा, वो वॉल्यूम क्या बैलेंस। आएगा ये तुम कैसे बताओ? वो हमेशा 1000 ही आएगा, करके देखो। ठीक, सर वो समझ बैलेंस में आ हो रहा है? जाएगा ना, मास भी बढ़ गया। हाँ मास भी बढ़ा है तुमने वो, ठीक है, हाँ, वॉल्यूम भी। क्लियर? ठीक है। और सर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आपने बताया था कि वॉल्यूम अगर बढ़ा लोगे ना, तो आपका मास नंबर भी बढ़ जाएगा। नहीं, मास नंबर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मैंने ये बोला था। अच्छा, मास नंबर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सर फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा? अरे तुमने ये देखा ना, रेडियस क्या है? रेडियस होता है, एक्सपेरिमेंटली आया R0 × 8⁻⁴
अब वॉल्यूम हाँ। लिखोगे तुम तो वॉल्यूम क्या लिखोगे, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब आर का वैल्यू आर रखो तो क्यूब। प्रोपोर्शनल हो गया ना ए के, हाँ है ना। ठीक है। ओके वॉल्यूम सर। प्रोपोर्शनल होगा ए के, ए प्रोपोर्शनल नहीं है हम्म। वॉल्यूम के। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर अब आ गया। ठीक है है ना। सर। मुझे ना इसमें ना एक चीज बहुत कमाल की लगी कि ना जो न्यूक्लियाई है, आपने बताया था न्यूक्लियाई के जो वो होंगे, जितना बड़ा वो एलिमेंट होगा, जिसका एटॉमिक नंबर होगा, उतना बड़ा ही उसका न्यूक्लियस होगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होगा उसकी डेंसिटी जो होगी वो सबकी डेंसिटी सेम बहुत होगी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगी। से। ये थोड़ा सा अजीब सी बात है, थोड़ा सा अजीब सी बात है, बट ये हाँ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। ओके, जैसे गुड नाइट जिसने एवरीवन। पिक्चर बनाया है बहुत समझदारी। हाँ 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 हाँ, चलो गुड बाय नाइट सर। एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है मैं तो चलो भाई लोग मिलते हैं। बाय बाय। रिकॉर्डिंग अभी भी है ना भाई? रिकॉर्डिंग ऑन है, सबने ऑफ नहीं की ना? भाई सब लीव कर दो, रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी। हाँ, लेकिन अच्छा वो ऑफ हो जाएगी अपने आप। ठीक है ठीक है। चल भाई मिलते हैं फिर कल। चलता हूँ अभी अब। बस हमने डिनर कर लिया क्या? डिनर कर लिया तुम लोगों ने? नहीं किया? चलो। अब तुम लोग क्या सोने जाओगे या कुछ, मतलब कुछ देखोगे फिल्म वगैरह या कुछ शो वगैरह? क्या करोगे फिर? अरे तुम लोग सोते कितने हो यार? मैं तो देखो 2-3 बजे के बाद मुझे नींद आती है, 4-5 बजे। तुम लोगों को कब आती है? अच्छा ऐसा ही है। चलो तो अच्छा, तुम लोगों का कौन सा स्कूल है? नहीं जग जाता हूँ मैं, टाइम पे जग जाता हूँ मैं। मतलब अगर सो जाऊंगा 4 बजे तो मैं आराम से जग जाता हूँ, 8-9 बजे के करीब जग जाता हूँ। ठीक है। 1 सेकंड आया है।